तो हम यहाँ वाइंड अप फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। एन इलेक्ट्रोलाइट XY2 या ऐसा लिख लो, MgCl2 लिख लो, इज 40% आयोनाइज्ड। कैलकुलेट वाइंड अप फैक्टर I। Calculate वाइंड अप फैक्टर I। An electrolyte MgCl2 is 40% ionized. Calculate वाइंड अप फैक्टर I। वाइंड अप फैक्टर I क्या होगा? हम्म 1.2 आ रहा है कि 1.8 आ रहा है? देखो कैसे निकालेंगे। तो यहां अल्फा दिया गया है, अल्फा 40% है, तो अब सोच सकते हैं कि केस नंबर 3 लगने वाला है, क्योंकि 100% तो है नहीं। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस n-1 अल्फा। आई निकालना है 1 प्लस, अच्छा एन का वैल्यू क्या रखें? तो एक्चुअल में ये अगर MgCl2 कितने पार्ट में ब्रेक होना चाहिए? तो MgCl2 3 पार्ट में ब्रेक होना चाहिए, इसलिए तुम हमेशा n का वैल्यू, मतलब हमेशा नहीं, इस केस में n का वैल्यू हम 3 लेंगे, यानी कितने पार्ट में ब्रेक होगा वो n को बताएगा। तो यहां n के बदले हम 3 लेंगे, -1। अल्फा कितना है? 40%, तो 0.40, क्योंकि 40 अपन हमने क्या लिख दिया? 100। अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, 1 + 2 × 0.4, तो ये हो जाएगा 1.8। इस तरह से निकाला जाता है। क्या ये समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? क्या ये सबको समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए। अच्छा, जहां अल्फा का डिस्कशन नहीं है वहां हम डायरेक्ट निकालेंगे, जहां अल्फा का डिस्कशन है फॉर्मूला लगाएंगे। जहां अल्फा का डिस्कशन नहीं है वहां हम फॉर्मूले लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if potassium ferrocyanide, if potassium ferrocyanide, फॉर्मूला हो जाएगा K4FeCN6, CN6। if potassium ferrocyanide is 80% ionized, 80% ionized, calculate वाइंड अप फैक्टर I। कैलकुलेट वाइंड अप फैक्टर I। अब इससे पहले मैं बोला था तुम्हें K4FeCN6 का, तो उस समय तुम बोले थे 5, तुम नहीं बोले थे, मैं बोला था। अब इस केस में तुम्हें अल्फा दे दिया है, तो हम 5 नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां अल्फा नहीं था, तो हम मान के चल रहे थे कि वो 100% ब्रेक हो रहा है, और यहां पर इंडिकेट कर दिया कि 100% ब्रेक नहीं हो रहा है,
कुछ ब्रेक हो रहा है और कुछ ब्रेक नहीं हो रहा है। तो तुम अब मुझे बताओगे इस केस में आई क्या आएगा। तो एक चीज ध्यान रखना है, अगर इसका निकालना है और अल्फा के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है तो मान के चलना है अल्फा 100% है और ये कंप्लीट डिसोसिएशन मानना है, और उस केस में 5 हम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर अल्फा दिया गया है इसलिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो मुझे जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। राहुल चौहान 3.4, किसी का 4.2, तो इसका करेक्ट आंसर है 4.2। देखो कैसे, i इक्वल टू 1 प्लस n का वैल्यू क्या पुट करे, तो ये एक्चुअल में कितने पार्ट में ब्रेक होने वाला है, 5 पार्ट में। जो एक्चुअल में यानी 100% जितने पार्ट में ब्रेक होने वाला है उसी को हम लेते हैं। ये एक्चुअल में 5 पार्ट में ब्रेक होने वाला है, 4 पार्ट ये और 1 पार्ट ये, 5 पार्ट। तो n इक्वल टू 5 लिया करेंगे हम। n 5 माइनस 1। अच्छा अब सोचो, क्या सोचोगे, अगर यहाँ अल्फा नहीं दिया होता तो अल्फा हम क्या मानते, 100%, यानी अल्फा 1 मानते। अगर 1 मानते तो आंसर कितना आया, 5 आता। तुम डायरेक्ट भी बोलते तो चलता, मतलब 100% होता तो। लेकिन अगर अल्फा का ही डिस्कशन किया है तो हमें वो वाला वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अल्फा है यहाँ पे 80%, इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू पुट 80/100.8 हो गया 1 प्लस 4 इंटू 0.8, ये हो गया 1 प्लस 3.2, ये हो गया 4. कई कई समझ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी एक चीज तो हमें समझ में आ रहा है कि 4 केस में से अगर शुगर है, यूरिया है और ग्लूकोज है तो उसमें तो हमें लगाने की जरूरत नहीं, I1 होता है। और अगर 100% डिसोसिएट है तो उसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, जितना टूटेगा उतना हम ले लेंगे। 2 केस में लगाने की जरूरत है, कब, एक डिसोसिएशन के केस में और एक एसोसिएशन के केस में। तो हमें कैसे मालूम चलेगा डिसोसिएशन है, सिंपल सा बात है, अल्फा का अगर डिस्कशन है तो डिसोसिएशन है या एसोसिएशन है, वो लिख के देगा एसोसिएट हो रहा है। एसोसिएट के कैसे इंडिकेट करेगा, वो डाइमराइज हो जाएगा, डाइमर बन जाएगा या ट्राइमराइज हो जाएगा। तो केवल 2 ही केसेस पे ध्यान देना है। एक हमें और भी क्वेश्चंस अभी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर CaNO3 whole twice solution।
if Van't factor is 2.4, तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है, यानी अल्फा बताना है। We have to find out degree of dissociation. विशाल कोहली 80%, बाकी अच्छा चलो फिर से मैं बता रहा हूं, आई निकालने का 4 तरीके हैं। ग्लूकोज यूरिया में I1 होता है, इसको निकालने की कोई नीड नहीं है। जो 100% ब्रेक होता है वो डायरेक्ट कितना हम देख लेंगे, कितना आयनाइज हो रहा है वो हम निकाल देंगे, उसमें भी निकालने की कोई नीड नहीं। बचा 3 और 4 केस, यानी डिसोसिएशन और एसोसिएशन। हमें कैसे समझ में आएगा कि डिसोसिएशन है कि एसोसिएशन है? बिल्कुल लिख के देगा वो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन वो लिख के देगा। फिर कैसे समझ में आएगा कि सेकेंड और थर्ड लगाना है? अगर अल्फा का डिस्कशन किया है, 100% नहीं है तो हमें थर्ड केस लगाना है, अगर एसोसिएशन है तो फोर्थ केस लगाना है। यानी जो भी क्वेश्चंस घुमाएगा वो थर्ड और फोर्थ केस पे घुमाएगा। तो यहां पर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, यानी अल्फा इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा, आई इक्वल टू, क्वेश्चन में आई दे रखा है 2.4 इक्वल टू 1 प्लस एन का वैल्यू क्या लेंगे? एन में कई बार बता दिया, एन का वैल्यू CaNO3 होल ट्वाइस को तोड़ के देखोगे तो ये 2 आयंस और ये NO3 एक और एक NO3 एक और होगा, यानी टोटल हमें 3 आयंस मिल गए। तो एन का वैल्यू 3 लेंगे, तो यहाँ 3-1 और यहाँ अल्फा, हमें अल्फा निकालना है, तो ये हो जाएगा 2.4 - 1 इक्वल टू 2 अल्फा, ये माइनस हो गया 1.4 इक्वल टू 2 अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 1.4/2 यानी 0.7। अगर तुम परसेंटेज में चाहते हो तो 0.7 में क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 70% इज करेक्ट आंसर। यानी आई और अल्फा में बहुत गहरा रिलेशन है। आई दिया जाएगा तो अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा दिया जाएगा तो आई निकाल लेंगे। यानी आई और अल्फा में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है। अल्फा मतलब कितना हमने पानी में ब्रेक हुआ इस चीज को पता लगाते हैं, और आई मतलब कितने आयंस में टूटे, नंबर ऑफ आयंस। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चंस बनाएंगे तो और क्लियरिटी आएगी, ठीक है? तो अब तुम्हें इसका क्वेश्चंस बनवा के, आई का कैलकुलेशन करवा के, और तुम्हें इसका यूज करना सिखाएंगे कि आखिर n इक्वल टू 3 लिया जाएगा, यहाँ 4 नहीं। फिर आई का यूज हम जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था उसमें कैसे यूज करेंगे, फिर वो यूज करना सिखाएंगे। पहले आई का कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of Na2SO4, the Van't factor I
used for calculating the molecular mass अब आगे क्या लिखा वो उस पर ध्यान नहीं देना है, तो मैं निकालना है अल्फा 1 प्लस अल्फा आई निकालना है। आई निकालना, जल्दी से बताओ कौन सा आएगा। अब इसका यूज कहाँ किया था मॉलिक्यूलर मास में, वो आगे हमने बोला है पढ़ाने के लिए, कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास इज। हमें एक्चुअली क्या निकालना, आई निकालना है। आई निकालो आप। एक आंसर आया, 2 आंसर आया, ऋतुजा, राहुल चौहान, तीसरा विशाल कोहली, और यहाँ पर विशाल कोहली मार खा गए। क्या हो गया विशाल कोहली, नहाया नहीं हो गया। और ऋतुजा तवाते, जितेश का भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। कैसे, आई इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। आई इक्वल टू 1, n का वैल्यू क्या लेंगे 3, सोडियम सोडियम और SO4 माइनस 2, 3 माइनस 1 अल्फा। आई इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। बातें हो गई क्लियर क्या। चलो, तो ये तो हमने डिसोसिएशन वाला करवा दिया। अच्छा, जो 100% ब्रेक होगा उसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। तो कैसे क्वेश्चन में समझ में आएगा कि 100% ब्रेक है, वो अल्फा का कोई डिस्कशन ही नहीं करेगा, हम समझ जाएंगे वो 100% ब्रेक है। शुगर यूरिया में निकालने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब प्रॉब्लम थोड़ा सा हम देख लेते हैं एसोसिएशन वाला, कि आखिर एसोसिएट होगा तो कैसे बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन लिखो, ए सब्सटेंस फॉर्म डाइमर। मान लो कोई एक सब्सटेंस है, जैसे एसिटिक एसिड है, तो हम पानी में मिलाने के बाद अल्फा क्यों नहीं लेते बोर्ड में, मतलब तो हम एसोसिएशन, जैसे डाइमर बना रहे हैं, जैसे एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालते हैं, तो तुमको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं बता दे रहा हूं। तो एक चीज को ध्यान में रखना, व्हेन एसिटिक एसिड डिजॉल्व्ड, लिख लेना, इन बेंजीन, देन इट फॉर्म डाइमर with hydrogen bond, with hydrogen bond. When acetic acid is dissolved in benzene CH3, ये है CH3 COOH, इसके दो मॉलिक्यूल्स जब हम बेंजीन में मिलाते हैं तो CH3 COOH ये डाइमर बन जाता है बेंजीन में मिलाने के बाद। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH, और CH3 COH C डबल बॉन्ड, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, देखो डबल बॉन्ड, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की वजह से ये डाइमराइज हो जाता है।
ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको हमने हाइड्रोजन बॉन्ड में डिस्कस भी किया था, तो याद रखना है, ये बार बार आएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, जब डायमराइज होगा तो हम जो फॉर्मूला लिखेंगे आई इक्वल टू 1 प्लस 1/n-1 अल्फा, उस केस में आई क्या लोगे, यहाँ तो टूट नहीं रहा है कि तुम कितना तोड़े तो उतना लिए, यहाँ अगर डायमराइज है, डाइमर बना रहा है तो एन हम 2 लेंगे, अगर ट्राइमराइज है, ट्राइमर बना रहा है यानी 3 जुड़ के एक बन रहा है तो एन 3 लेना पड़ेगा, पोलीमराइज है तो एन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम है ना कितना जुड़ा, पोलीमर अगर है एन एन लेना पड़ेगा। तो अगर डाइमर है तो 2 लेना पड़ेगा, ट्राइमर है तो 3 लेना पड़ेगा, और पॉलीमर है तो एन लेना पड़ेगा, तो ये पॉलीमर के लिए है। अब यहाँ पर वो क्वेश्चंस में देगा कि डाइमर है कि ट्राइमर है, तो उसको हम करेंगे, तो पहले इसको लिख लो, फिर एक हम क्वेश्चंस देते हैं बनाने के लिए। तो ठीक हुआ, आज के लेक्चर में भी सब हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में इसका हम कोलिगेटिव में यूज करना सिखाएंगे। लिख लिए? अब एक क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन है, ए सब्सटेंस फॉर्म डाइमर इन ए सॉल्यूशन टू द एक्सटेंट ऑफ 75%, यानी 75% ही केवल डायमराइज हो रहा है, 100% डायमराइज नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर हमने ये बात नहीं बोला कि सब मॉलिक्यूल्स डायमराइज हो जाएगा क्या, तो सब मॉलिक्यूल्स हो गए तो 100% होगा। अगर सारे मॉलिक्यूल्स डायमराइज नहीं हो पा रहे हैं तो उसका वैल्यू दिया गया, यानी अल्फा का वैल्यू दिया गया है। यानी कोई एक सब्सटेंस है जो डायमराइज हो रहा है, लेकिन उसका अपने आप का 75% ही डायमराइज हो रहा है, कंप्लीट डायमराइज नहीं हो रहा है। मतलब 10 मॉलिक्यूल्स का 75%, यानी 7.5 मॉलिक्यूल्स ये सोच लो कि डायमराइज हो रहा है। ठीक है, तो हम अगर आगे बात करें, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फैक्टर आई बताना है, इसका वैल्यू ऑफ फैक्टर आई क्या होगा। एक आंसर आया ऋतुजा पाटिल का, गलत है, चेक करो एक बार। इसका आंसर आएगा 1.75। देखो कैसे,
आई इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अल्फा। आई इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई n का वैल्यू क्या लेंगे 2, क्यों? क्योंकि डाइमराइज हो रहा है। तो अभी भी बताया कि डाइमर बनेगा तो n का वैल्यू 2 लिया जाएगा माइनस 1। अल्फा कितना लेंगे 0.75, ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1 प्लस। अच्छा, किसी का आंसर 1.75 दिया गया क्या? ये चीज ध्यान रखना कि अल्फा एसोसिएशन के केस में आई कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं आता है। यहां हो जाएगा -1/2 इंटू 0.75, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.75 अपॉन 2। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर देते हैं। (0.75/2) 0.375, 1 माइनस 0.375, 1 माइनस 0.375 क्या आ जाएगा? हाँ 0.625 ये आएगा। और एक चीज ध्यान रखना तुम लोगों को, मैं फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूं। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन है, इसको लिख लेना, क्वेश्चन 100% पूछता है। डिसोसिएशन है तो अल्फा हमेशा लेस देन 100% होगा या अल्फा लेस देन 1 होगा। यानी डिसोसिएशन है तो अल्फा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, और आई जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ये जरूर क्वेश्चन पूछता है। अगर एसोसिएशन है तो इसमें अल्फा जुड़ता है, तो ये भी अल्फा तो हालांकि लेस देन 100% होगा, और अल्फा जो होगा वो हमेशा लेस देन 0 होगा, सॉरी लेस देन 1 होगा। और आई जो होगा वो हमेशा लेस देन, आई इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बातें जरूर ध्यान में रखना है। आई इज लेस देन 1, ये अल्फा एसोसिएशन के केस में ये लेस देन होता है, और ये क्वेश्चन पूछता है, और इस केस में आई ग्रेटर देन 1 होता है। इन द केस ऑफ डिसोसिएशन बराबर है। इन द केस ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ग्रेटर देन 1 एंड इन द केस ऑफ एसोसिएशन अल्फा इज लेस देन 1। इसको लिख लेना, कल हम और इस पॉइंट पे आगे डिस्कस करेंगे। अभी आई के बारे में भी और क्वेश्चंस करवाने हैं, ठीक है? तो इतना समझ में आया सबको? थैंक्स टू ऑल।